here we go जी। आज मैंने पेपर निकाल के रखे थे सारे। ये क्वेश्चन पेपर 42 हमने एफिशिएंसी वाला कर लिया था पिछली क्लास में बड़ी डिटेल में। इंडिफरेंस कर्व वाला अनफॉर्चुनेटली जिस क्लास में किया था, नहीं कल वाला था इंडिफरेंस कर्व वाला, और ये वेरिएबल कॉस्ट वगैरह वाला हमने डिटेल में कर दिया था। अब बेटे हाँ, फिफ्थ भी कर लिया था हमने HDI वगैरह वाला। 6 का ए पार्ट किया था और 6 का बी पार्ट रहता था। 7 पूरा ही हम छोड़ेंगे बिकॉज इट्स या कहते हो तो क्यूई वाला पार्ट करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये यूनिट 3 केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से है, तो मैं इसके ऐसे को प्रेफर नहीं करता। अब हम कौन सा वाला स्टार्ट करें जी? वेज डिफरेंशियल्स वाला भी किया जा सकता है, इट्स अ कॉमन लेबर मार्केट क्वेश्चन, इसको किया जा सकता है। और अनएम्प्लॉयमेंट वाला 6B, ये दो पार्ट्स हमारे रह गए। सो टेल मी गाइस व्हिच वन यू वांट टू डू फर्स्ट? क्वेश्चन 4 पूरा या 6 का बी करना? जी सॉरी, labor market wala okay, question sure. Evaluate whether the theory of wage determination can account for wage differentials between a director and a general worker in the same company and between two workers doing the same job in different companies. उसने दो वेज डिफरेंशियल्स हमें बता दिए हैं। ऊपर थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन की टर्म दे दी है और वर्ड वेज डिफरेंशियल भी दे दिया है, तो हमें सारे वेज डिफरेंशियल करने, इन दो पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर लेंगे। एवरीबडी क्लियर ऑन द स्केच? या मैं दोबारा थोड़ा सा बताऊं? पहला हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इज। हम अभी नोट्स निकाल के मॉडल आंसर से सारा देखते हैं इसको। उसके बाद मेरे बेटे वेज डिफरेंशियल्स को डिफाइन करके, पहले डायरेक्टर जनरल वर्कर क्यों डिफरेंट अर्न कर रहे हैं, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड वेज डिफरेंशियल है। फिर इसी तरह दो वर्कर्स डिफरेंट कंपनीज में वो क्यों डिफरेंट अर्न कर रहे हैं, ये भी डिमांड साइड सप्लाई साइड वेज डिफरेंशियल के थ्रू देखेंगे। फिर हम करेंगे वही सेम ट्रेड यूनियंस, मोनोप्सनी और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी मिनिमम वेज लॉ, सेम चीज दोबारा करेंगे। सबको स्केच समझ आ रहा है क्वेश्चन का या नहीं? ओके, सो लेट्स गो टू द आंसर। एक बार फिर प्लीज एक दो बार क्वेश्चन पढ़ लो। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ना बच्चे A2 इकोनॉमिक्स को कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी समटाइम्स कर लेते हैं। जैसे जैसे ये बिटवीन अ डायरेक्टर एंड जनरल वर्कर आया तो जनरल अपनी सोच को बंद किया और सोचा कि यार ये तो क्लास में नहीं पढ़ा था। ये काइंड ऑफ हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ऑल एंगल्स कैन नॉट बी कवर्ड, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर आप खुद भी लिख सकते हो अगर आप सही लाइन में जा रहे हो। वैसे इस क्वेश्चन में आई वुड हैव पिक्ड द फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैंड्स ऑफ, और इससे बेहतर चॉइस है ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चंस नहीं हुए। राइट जी, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं। वेज डिफरेंशियल वाला दो बच्चे बाद में भी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों मोमिना एंड अरमीन अस्सलाम वालेकुम, तसल्ली से क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें और फिर हम इसका मॉडल आंसर निकाल के जरा आंसर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको इसका ऐसे लिख के भेजा है बेटे इसी का सेम पेपर का सेम क्वेश्चन का? जी सर, इसी ओके, पेपर आई एम का सो सॉरी, मेरे वो क्वेश्चन। लकास के पेपर्स थे। अब मैं वो जितने मिसिंग हैं जिन बच्चों के मैंने चेक कर दिए वो तो ऑफ कोर्स उनके हो गए हैं, जैसे हमजा के कर लिया था, फिजा का। आप मोमिना मुझे एक मैसेज कर देना आज क्लास के बाद के काइंडली चेक दिस पेपर, मैं आपका वो चेक करके कल आपको फीडबैक दे दूंगा। ठीक है। राइट जी, सो लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवैल्यूएट द थ्योरी वेदर द थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन कैन अकाउंट फॉर वेज डिफरेंशियल्स। की टर्म है हमारे पास वेज डिफरेंशियल्स और थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, बाद में इंडायरेक्टर वगैरह पे आएंगे। वेज डिफरेंशियल्स को पहले हम डिफाइन कर देंगे बिफोर आई गो टू द मॉडल आंसर। वेज डिफरेंशियल्स आर द रीजंस व्हाई पीपल अर्न डिफरेंट अमाउंट्स इन सेम और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। नाम से पता लग रहा है वेज डिफरेंशियल्स क्यों डिफरेंट अर्निंग्स हैं। सो वेज डिफरेंशियल्स आर द रीजंस व्हाई पीपल अर्न डिफरेंट वेजेस या डिफरेंट अमाउंट इन सेम और डिफरेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब हम आ गए अपने
नोट्स पे और उधर से हम इसका आंसर को प्रॉपर्ली देखते हैं। लेबर मार्केट, कुछ मैं आगे चला गया हूँ। ट्रेड यूनियंस, मुझे लगता है मैं आगे चला गया हूँ थोड़ा सा। यस, यस, दिस इज इट जी। क्वेश्चन है, वेज डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट लेबर मार्केट, एक्सप्लेन हाउ वेजेस आर डिटर्मिन्ड इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट। अब बेटे थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करते हैं कि वेज डिटर्मिनेशन थ्योरी assumes a perfect labor market. It has certain features या assumptions. Perfect labor market consists of, number one, देखो, large number of buyers and sellers of labor who are all wage takers. Homogeneous labor, workers की skills, उनकी प्रोडक्टिविटी आइडेंटिकल है। परफेक्ट नॉलेज फॉर फर्म्स एंड वर्कर्स, फर्म्स को पता है वर्कर्स की स्किल्स क्या हैं, कहाँ अवेलेबल हैं, और वर्कर्स को भी पता है क्या जॉब कंडीशंस हैं, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हैं, गोइंग वेज रेट्स क्या हैं, दोनों फुली अवेयर हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ लेबर यानी लेबर मोबिलिटी, बोथ जियोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल। एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके जा सकते हैं फॉर बेटर वेजेस, एंड एक जॉब छोड़ के दूसरी स्किल में भी जा सकते हैं, मल्टीपल स्किल्स के मालिक हैं, फॉर बेटर वेजेस। Lastly, G firms are profit maximizers, that they hire workers where marginal revenue product is equal to marginal cost of labor. तो ये पांच की पांच assumptions आप लोगों ने याद करके जानी है। Large numbers of buyers and sellers, all wage takers, homogeneous labor, perfect knowledge, free entry and exit यानी mobilities, firms profit maximizers हैं। सबसे पहले आप परफेक्ट लेबर मार्केट यानी इंडस्ट्री में वेजेस कैसे डिटरमिन होती हैं, सिंपलेस्ट थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। अब यहाँ कुछ कमेंट देना जरूरी है। सप्लाई ऑफ लेबर फॉर एन इंडिविजुअल वर्कर इज बैकवर्ड बेंडिंग बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थोड़ा सा बस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे परफेक्ट लेबर मार्केट में वेज रेट डिटरमिन होता है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। सप्लाई कर्व कैसे निकलता है, इंडिविजुअल वर्कर्स का बैकवर्ड बेंडिंग होता है बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और डिमांड कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व होता है फॉर अ परफेक्ट लेबर मार्केट। अब डिटेल बाद में आएंगे, यहाँ पे बताएंगे हम सिंपल डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम। वेज रेट W0 पे सेट हुआ, नंबर ऑफ वर्कर्स L0 पे हायर हुए, किसी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो, वेज रेट W1 पे जाए, तो नोट करें ए टू बी यानी L1 टू L2, सरप्लस वर्कर्स मार्केट में आ गए, सप्लाई बी पॉइंट पे, डिमांड सिर्फ ए पे, सरप्लस की वजह से ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ेगा वेज रेट्स पे नीचे गिरने का, वापस W0 पे आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे। किसी वजह से वेज रेट नीचे सेट हो W2 पे, L1 टू L2, अब शॉर्टेज हो जाएगी वर्कर्स को, फर्म्स वेज बढ़ाना शुरू कर देंगी, शॉर्टेज की वजह से वर्कर नहीं मिल रहे, वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो ये सेल्फ करेक्टिंग है। यहाँ पे आपको 6 से 7 मार्क्स मिलते हैं। ज्यादा मार्क्स कब मिलते हैं, जब आप MRP MCL थ्योरी बताते हो परफेक्ट लेबर मार्केट की फर्म की। wages in perfect labor market firm is determined through MRP and MCL theory. What is MRP? Marginal revenue productivity. It is the additional revenue earned by the firm from one extra worker hired. It is the product of marginal revenue, yani additional revenue earned by selling one extra unit of a product, and MPP, that is marginal physical product of labor, यानी हर additional worker कितनी चीजें बना रहा है। सब बच्चों को ये क्लियर है? MRP के तीनों हिस्से, डेफिनेशंस और फॉर्मूला, एनीवन जी? ओके, यहाँ पे ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है लेकिन बना नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बना के दिखाता हूँ। ऑलरेडी डन इट मेनी टाइम्स, बट अगेन एग्जाम के पास नो अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इज इनफ। तो बेटे ऊपर हेडिंग्स दे दीजिएगा, इधर MR। अब ये परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट की बात हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बेच के आता है, तो इधर आएगा प्राइस, रेवेन्यू कॉस्ट लिख दें या खाली MR लिख दें, जो आपका दिल करता है। और स्ट्रेट लाइन MR बनाएंगे क्योंकि फर्म्स प्राइस टेकर्स होती हैं, हर प्रोडक्ट सेम प्राइस पे बिक्री होती है, MR स्ट्रेट लाइन। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं MPP में, फॉर्मूला के मुताबिक मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व पहले ऊपर की तरफ जाता है और फिर नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ
लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इधर मार्जिनल प्रोडक्ट लिख दें और इधर लेबर लिख दें। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारा बन जाएगा एमआरपी, ये हमारा एमपीपी था, और ये हमारा एमआरपी बराबर शिफ्ट दिखाइएगा, क्योंकि एमआर कांस्टेंट है। एमआरपी मैंने लिखा था, बुरा सा लिखा गया, जगह थोड़ी थी। बेटे समझ आ गया? ये ग्राफ हम बहुत दफा कर चुके हैं, किसी को नहीं समझ आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिए। एमआर स्ट्रेट लाइन, हर यूनिट से सेम रेवेन्यू मिल रहा है। एमपीपी पहले ऊपर गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से मल्टीप्लाई किया तो एमपीपी से एमआरपी बराबर शिफ्ट आया। क्लियर हो गया बच्चों? क्योंकि इनके दोनों का डिस्टेंस एमपीपी और एमआरपी का एमआर है जो कि कांस्टेंट है। खामोशी मीन सबको क्लियर है, ठीक है। सो देयर वी आर, ये ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन कर दी इसकी हमने। एक्सप्लेनेशन कैसे कि एमआर स्ट्रेट लाइन क्यों है, हर यूनिट सेम प्राइस पे बिकता है परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में। एमपीपी पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से, और एमआरपी बराबर शिफ्ट होता है इन परफेक्ट लेबर मार्केट। हाँ, इम्परफेक्ट मार्केट्स हो तो फिर डिमांड कर्व नीचे स्लोप होता है और एमआर नीचे स्लोप होता है, तो एमआरपी में पहले बड़ा गैप और बाद में थोड़ा गैप आता है, वो हम किसी और टाइम पे देख लेंगे। ऐसे किया हुआ है। तो firm in a perfect labor market are wage takers and have a perfectly elastic supply curve. डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। जब एमआरपी डिमांड कर्व लगाया ई जीरो पे, एमआरपी एमसीएल बराबर प्रॉफिट मैक्सिमाइज, क्योंकि उससे पहले पहले हर वर्कर के ऊपर आपको एमआरपी ज्यादा मिल रहा था जो शेडेड एरिया है, और एमसीएल यानी कॉस्ट सप्लाई नीचे थी, प्रॉफिट हो रहा था। एल जीरो के बाद अगर हायर करेंगे, अब एमसीएल ज्यादा है, ऊपर सप्लाई कर्व है, क्योंकि एसीएल एमसीएल दोनों है, और एमआरपी नीचे है, लॉस होगा एडिशनल वर्कर हायर करने में, तो फर्म्स एल जीरो पे हायर करना रोक देंगी। अब वापस क्वेश्चन पे जाना विल मेक सेंस। किधर गया हम? हाँ सर एक जी दफा वापस ग्राफ्स दिखा सकते हैं जो आपने अभी बनाया? श्योर। ये देखिए, एमआर स्ट्रेट लाइन, एमपीपी इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न बराबर शिफ्ट करना था, वो मेरा जगह थोड़ी थी तो उधर टेढ़ा हो गया, ठीक है सर, समझ एमपीपी आ से गया। एमआरपी, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है जी हमने कौन सा पार्ट हल कर लिया, इवेल्युएट वेदर वेज डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है ये बता दिया। अब क्या वो इन वेज डिफरेंशियल्स को एक्सप्लेन कर सकती है, और फिर बाकी के वेज डिफरेंशियल्स। बात समझ आ गई बच्चों? अब हम इन वेज डिफरेंशियल्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें भी हम दोबारा नोट्स का ही सहारा लेंगे ताकि टाइम जरा बचाएं। अब यहां से मैं सारी बाकी इंपरफेक्शन स्किप कर रहा हूं बिकॉज वी हैव टू गो टू फर्स्ट द क्वेश्चन के इंपरफेक्शंस। वेज डिफरेंशियल्स, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड वेज डिफरेंशियल्स। ये देखें, डिमांड साइड वेज डिफरेंशियल्स हम बात करते हैं जी। लेबर डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स दे मेक, ठीक है। इन केस ऑफ, क्या दो वेज डिफरेंशियल्स थे, मैं एक बार नाम पढ़ लूं ताकि गलती ना हो। पहला था जी बिटवीन डायरेक्टर एंड अ जनरल वर्कर इन द सेम कंपनी। जी, अब डायरेक्टर will earn much more than the general worker because his demand is more. Demand is MRP, marginal revenue product. एक डायरेक्टर जितना मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट अर्न करके दे रहा है फर्म को, उतना कोई और अर्न करके नहीं देता। सो डायरेक्टर का डिमांड बहुत ज्यादा होगी। राइट पे शिफ्ट करा दें सिंपल वेज एंड लेबर लेबल करके, डी जीरो से डी वन, चाहे शायद साथ एमआरपी लिख दें, ऑल गुड। और जो जनरल वर्कर है उसकी डिमांड कम है बिकॉज उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो वो फर्म को अर्न करके दे रहा है बहुत थोड़ा है, उसका डिमांड कर्व D2 पे शिफ्ट होता है। तो W1 से W2 में जो वेज डिफरेंशियल है, दिस इज ड्यू टू डिफरेंट एमआरपीज। सो इकोनॉमिक थ्योरी क्या कह रही है, डायरेक्टर को जो करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं गलत नहीं है, उसकी स्किल्स हैं, उसका एफिशिएंसी लेवल है, वो इतना मार्जिनल रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है कि फर्म्स की उसकी डिमांड ज्यादा है। स्किल लेवल की वजह से, प्रोडक्टिविटी लेवल की वजह से डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट। और जनरल वर्कर लो प्रोडक्टिविटी है, बहुत कम रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है, T2 पे शिफ्ट। इसकी वजह से वेज डिफरेंशियल दोनों में आ गया डिमांड साइड का। समझ आ गया बच्चों या नहीं? ये ओ लेवल की थ्योरी है, बहुत आसान वाली यहाँ पे। फिर जी सप्लाई साइड वेज डिफरेंशियल अभी मैं सारे नहीं कराऊंगा, लेकिन सीधा डायरेक्टर वगैरह पे जाऊंगा। अ डायरेक्टर हैज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, a lot of experience required, a lot of qualification required, hence their supply is less. S1 पे इनका सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है जिसकी वजह से वेजेस ज्यादा मिलती हैं, जबकि जनरल वर्कर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा है S2 पे। अब नोट करो W2 टू W,
वन, वेज डिफरेंशियल क्यों है? सप्लाई साइड की वजह से. टू कंक्लूड, व्हाई अ जनरल वर्कर अर्न्स लेस? बिकॉज his MRP is less and his supply is more. Whereas directors MRP is greater, hence demand is more, and because of high training period supply is less as well. तो दोनों differentials के हिसाब से supply and demand side उनकी wages में जमीन आसमान का फर्क होता है. बच्चों समझ आ गया? आई नीड सम रिट्रेशन. बहुत खामोश क्लास है, बताएं मुझे. समझ आ रहा है? सर डिस्क्रिमिनेशन कैसे था? उसको अलग में लेके आते हैं. डायरेक्टर और जनरल वर्कर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी बेटे, इतना लेवल का फर्क है ना. वो अगले में आप कह सकते हो टू वर्कर्स डूइंग द सेम जॉब में, यस वो आ सकता है. सर इसमें हम इकोनॉमिक रेंट के बारे में नहीं लिख सकते? दैट विल गो अ बिट ऑफ ट्रैक. करने को आप कर सकते हो. सर क्योंकि डायरेक्टर्स को ऑब्वियसली ज्यादा पे होता है तो वो इकोनॉमिक रेंट उनकी ज्यादा होती है. कर दो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, आंसर बहुत स्ट्रेच हो जाएगा. कर दो, नो वरीज नो वरीज. उनकी सप्लाई बहुत इनइलास्टिक होती है तो उनकी वेज का बड़ा हिस्सा इकोनॉमिक रेंट है, जबकि जनरल वर्कर्स परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, सारी तनख्वाह ट्रांसफर अर्निंग्स है तो उनकी बहुत कम अर्निंग है. नबी यार ठीक बोल रहे हो. ठीक है. देयर आर मल्टीपल वेज टू आंसर दीज क्वेश्चंस. बच्चों जहां तक समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन? अब हम यही बात करते हैं फॉर, किधर गया, फॉर जनरल वर्कर्स. जो वो कह रहा था नंबर 4 में, बिटवीन टू वर्कर्स डूइंग द सेम जॉब इन डिफरेंट कंपनीज. There can be multiple reasons. There can be discrimination, like Fiza said. Two workers doing the same job in different companies, they are equally productive, equally efficient. However, one company discriminates due to gender, ethnicity, color, race, religion, and pays much less to the worker, and the other company is equal opportunity partner, is paying much more to that worker with the same level of skills and same job. सेम जॉब पे भी वेज डिफरेंशियल हो सकता है. दो अकाउंटेंट हैं, एक अकाउंटेंट सीनियर है, 20 साल से कंपनी के साथ है, उसकी एमआरपी एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से और सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, वेज डिफरेंशियल ज्यादा है. जबकि दूसरा जूनियर अकाउंटेंट है, ट्रेनी है, अभी आया है जॉब पे, 6 महीने हुए, उसकी अभी वो इंक्रीमेंट्स नहीं लगी, उसकी एमआरपी कम है, एक्सपीरियंस कम है, साथ सप्लाई उसों की ज्यादा होती है, तो इसका वेज डिफरेंशियल नीचे आ गया. समझ आ गई बेटे? दो रीजंस बता दी हमने. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? जी. एक ये फैक्टर हो सकता है कि व्हाट द साइज ऑफ द फर्म इज. ये भी तो हो सकता है ना कि एक बिजनेस छोटा हो इसलिए वो कम पैसे दे. बिल्कुल सही है. एक मल्टीनेशनल कंपनी है विच इज पेइंग वेरी हाई एंड कंपेटिटिव सैलरी. दूसरा बिजनेस छोटा है, लोकल है, सर्वाइवल के मोड में है, वो कम पे कर रहा है. बहुत अच्छे. फिर हम कर सकते हैं, इसमें और भी है, बस मैं इसलिए लिमिट कर रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत लंबा आंसर हो रहा है. और आप कर सकते हो जी कि एक ऑक्यूपेशन, एक एक जो कंपनी है वो ज्यादा फ्रिंज बेनिफिट्स देती है, कंपनी कार्स, हाउसेस वगैरह, उनको बोलते हैं नॉन पेसिनरी, नॉन मॉनेटरी एडवांटेजेस, तो वो वेज कम देगी. जबकि उधर उधर वर्कर की सप्लाई ज्यादा चली जाती है, और दूसरी कंपनी जो है वो फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं दे रही, तो कॉम्पनसेट करने के लिए वो ज्यादा वेजेस दे रही है. ये हमारे ये डिफरेंशियल्स क्लियर हो गए. एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? अभी बहुत आंसर ये रहता है इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ. मुझे बताएं, क्लियर हो गया? जी सर. अच्छा जी. अब अगर आप लोगों को लग रहा है यू रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे वेज डिफरेंशियल बता दो पहले. अदर वेज डिफरेंशियल्स कैन बी ऑन द बेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कलर वगैरह, जेंडर, ऑल दैट. ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, जियोग्राफिकल इमोबिलिटी, बेहतर जॉब्स हैं दूसरे एरिया में, जा नहीं पा रहे, यहाँ घर है, फैमिली है. बेहतर जॉब्स हैं दूसरी इंडस्ट्री में लेकिन स्किल सेट नहीं है बिकॉज स्पेशलाइज्ड है ऐसी जॉब में, तो वो हायर वेज पे नहीं जा सक रहे. उसके बाद जी, there can be other wage differentials such as trade unions. Trade unions are pressure groups that negotiate for higher wages. Trade unions are pressure groups that negotiate. Monopsony, पहले कर ले, चले monopsony कर लेते हैं. Monopsony is one firm that dominates the demand for labor in a particular market. Monopoly है उस labor market की. Wage setters हैं, profit maximizers, MRP को MCL के बराबर करके हायर करते हैं वर्कर्स को. इनका सप्लाई कर्व ACL होता है लेकिन MCL उससे ऊपर जा रहा होता है. ये इसका ग्राफ. MCL MRP के मुताबिक देखो वेज डिफरेंशियल कैसे आ गया. मोनोप्सनी ने वेज देनी थी MCL MRP के मुताबिक W स्टार, दे रहे हैं WM पे अपने सप्लाई कर्व के एवरेज कॉस्ट के मुताबिक.
अगर ये परफेक्ट मार्केट होती तो एमआरपी यानी डिमांड और सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम कंपटीशन, वेज कंपटीशन और नंबर ऑफ वर्कर्स भी ज़्यादा हायर होते और वेज भी ज़्यादा, मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी वेज डिफरेंशियल्स आते हैं। बच्चों समझ आ गई या नहीं? ये ग्राफ दोबारा बनाना है तो बता दें। ओके, फिर ट्रेड यूनियंस क्लियर है, शाबाश। ट्रेड यूनियंस का थोड़ा सा बता देंगे। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स, दे कॉज अ वेज डिफरेंशियल, they have collective bargaining, they negotiate through strikes and negotiations to raise their workers wages and working conditions, थोड़े से रोल्स बता के फिर जी अगर ये परफेक्ट कंपटीशन की फर्म के खिलाफ निगोशिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये मिनिमम वेज डब्ल्यू पे लगाएंगे वेज यूनियन। अब देखो, अगर सारे वर्कर्स इनके मेंबर्स हैं तो वेज यूनियन पे सप्लाई कर्व बन गया परफेक्टली इलास्टिक। नीचे वाले सप्लाई कर्व पे कोई वर्कर आ ही नहीं रहा, तो सप्लाई बिकम्स एसीएल एंड एमसीएल। हाँ, ए पॉइंट पे जहां पे सप्लाई कर्व को कट कर रहा है, टच कर रहा है, उसके बाद पुराना सप्लाई कर्व स्टार्ट हो जाएगा, किंक आ जाएगा सप्लाई कर्व में। नोट करो, L1 से L2 अनएम्प्लॉयमेंट है, L से L1 जॉब लॉसेस हैं। सो इंटरवेंशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट विल ऑलवेज कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। ऊपर रेड नोट देखो, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। अगर यही डिमांड सप्लाई कर्व इन इलास्टिक होती तो बहुत थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट होती, इलास्टिक हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सबको ये समझ आ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉसेस, सप्लाई कर्व का परफेक्टली इलास्टिक हो जाना। ओके, अब उसके बाद जी ट्रेड यूनियंस के बाद हम आ गए ट्रेड यूनियंस वर्सेस मोनोपोली, बायलैटरल मोनोपोली। वन वेज डिफरेंशियल दैट कैन बी रिमूव्ड इज थ्रू मोनोपोली के खिलाफ ट्रेड यूनियन आके इंटरवीन करे। ये बहुत लंबा आंसर है, तो अब वो आएंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं दोनों साइड्स मोनोपोली पावर्स हैं, हायर करने वाली भी एक ही फर्म है, ट्रेड यूनियन भी एक ही, इसके सब मेंबर्स हैं। अब एमसीएल एमआरपी का इक्विलिब्रियम वेज स्टार देना चाहिए था, इक्विलिब्रियम ईएम पे एलएम वर्कर्स हायर कर रहे थे। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन डब्ल्यू स्टार और डब्ल्यू एम जो वेज दे रहे हैं मोनोपोली वाले, उसके बीच में बार्गेन मार्जिन के अंदर अंदर वेज बढ़ाते हैं, ना सिर्फ वेज बढ़ जाएगी बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम, ज्यादा वर्कर्स एल एम से एल यू हो जाएंगे। इन ग्राफ्स की बच्चों प्रैक्टिस कर लें। सबको क्लियर है? या एक बार आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊं? प्लीज बताइए मुझे। ओके, लुक्स लाइक यू गाइस आर कॉन्फिडेंट इनफ। बस जी, अब एंड पे वैल्यूएशन स्टेटमेंट देंगे, वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। वेयर इज इट? या सो एज सीन अबव, theory of wage determination shows how wages are determined in a perfect market, and it can be adapted to show the wage differentials, such as between a director and a general worker and between two workers doing the same job. Because of trade unions and monopoly power and the negotiation between the two parties, occupational and geographical immobilities, etc., this theory can be adapted to explain these wage differentials. However, it cannot fully explain the dynamic, ever changing real world labor market. It just gives the rubrics, the basics, and tries to explain the real world wage differentials, but will never be able to cover full scope of real world uncertainties. समझ आ गया बच्चों या नहीं? क्लियर है सर। शाबाश। एनीवन जी, एनीवन? अब्दुल्ला, सो सॉरी, यू कीप मैसेजिंग मी। मैं अब्दुल्ला एक काम करता हूँ, आपको सारी असाइनमेंट्स एक ही बार दे देता हूँ, ठीक है? ताकि आप माइक्रो तो पहले अपनी क्लियर करो ना, ठीक है? अब्दुल्ला महमूद, आर यू देयर? ऑलराइट, आई सॉ हिम जॉइनिंग। चले एनीवेज, अब जी 6B जल्दी से करते हैं और आप लोगों के साथ कर लेते हैं। Discuss whether solving the problem of unemployment should be the main policy objective for a government of a developing country. अनएम्प्लॉयमेंट की टर्म है, डिफाइन कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला दे दो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, कई बार हम कर चुके हैं। लेट मी गेट इट फ्रॉम यू मेमुना, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? मेमुना, कैन यू डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट? सॉरी सर, मुझे लगा कि माइक्रोफोन नहीं, मुझे आवाज नहीं आई, बताएं। Sir, it's a term where like individuals are
मतलब they are employable and they are seeking for a job but they're unable to find a job. शुक्र है, मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो रही, ठीक है. When people are willing and able to work but cannot find a job. Unemployment rate. Nabiha Siddiqui, can you give me the formula? Sir, number of unemployed over labor force into 100. शाबाश. अब बेटे आते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मेन ऑब्जेक्टिव है कि नहीं. उससे पहले हमें मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक बताने हैं. बुरहान, कैन यू लिस्ट 4 मेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? Sir, sustained general price levels, matlab controlled inflation, प्राइस low स्टेबिलिटी, unemployment ठीक है. rate, balance of payment equilibrium, and sustainable economic growth. परफेक्ट. तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट हैज many aims. 4 major economic aims are full employment, price stability, sustainable economic growth, yani rise in GDP in a sustained manner, and balance of payment equilibrium. Let's discuss why unemployment should be the main objective for a government of a developing country. Developing countries are known to have high unemployment rates and large amount of populations of less skilled and educated people. Hence, unemployment seems to be a common, majorly disturbing phenomena in developing countries. अब हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देंगे. इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट कर देंगे. अनएम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट टर्म means workers lose their income source, they're unable to afford basic goods and services, ठीक है, their self-esteem falls and their living standards drop. If they remain unemployed for a very long period, they start becoming depressed, clinically depressed, suicidal, and de-skilled. They start forgetting how to do their work because they've been out of job for so long. Firms also suffer during periods of unemployment because they cannot get this, what's it called, sales. Because of unemployment, incomes have fallen, especially luxury firms, producer firms experience a lot of fall in their demand, ठीक है? And overall aggregate demand fall and recession may result in loss of profitability for firms. The whole economy suffers because government's tax revenue falls, because workers are unemployed, they're not paying direct taxes, and very less spending, hence less indirect taxes revenue. Whereas government has to spend more on unemployment benefits, their budget becomes deficit. इसको बोलते हैं fiscal deficit. Fiscal deficit means government has less left for spending on infrastructure, education, healthcare, other good avenues of spending, even defense, which will make the whole country, suffer from lack of enough government spending. ठीक है. उसके बाद जी unemployment means we're on a point inside PPC. We're not fully, याद रखिएगा AS के जो पेपर्स दे रहे हैं, unemployment does not shift the curve. It's a point inside PPC. उसकी वजह से हम पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. We can produce much more and we're not utilizing our current resources. However, unemployment does bring some benefits. Demand pull inflation कम, cost push inflation आप लोग explain कर सकते हो. सस्ते workers, cost push inflation कम, incomes कम है, demand कम, तो demand pull inflation कम, externalities like pollution, congestion कम. उसके अलावा जी आपके मुल्क में मल्टीनेशनल वगैरह बड़ी अट्रैक्ट होती हैं कि इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, सस्ते वर्कर्स मिल रहे हैं. अब जी अदर पॉलिसी एम्स तो हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करेंगे. 13 मार्क का क्वेश्चन है. अनएम्प्लॉयमेंट वाज द मेन वन. Sometimes government may aim for balance of payment equilibrium more than unemployment if it's facing a major deficit or surplus, because that can cause high inflation in the country if there's surplus, or high economic growth ka fall and unemployment when there's major deficit. Government can also focus sometimes more on other aims like controlling inflation. ठीक है जी. ये वो स्टेज है जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, लोग जॉब्स पे होते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई होती है, महंगाई बहुत, तो उस वक्त गवर्नमेंट इज विलिंग टू लेट गो of their main aim of unemployment and move towards controlling inflation, because it might turn into hyperinflation like Zimbabwe, etc., and may cause major problems in the country. To conclude, to evaluate, तीन काम नहीं करना था बस. To evaluate whether economic aim of unemployment is the major one depends on what state the economy of developing country is. If it's a recessionary period, unemployment may take precedence. But in a boom period, controlling inflation and surplus of current account of balance of payment may take precedence over controlling unemployment. बच्चों समझ आ गया है. मैंने इसलिए लंबी तकरीर की है कि एक बार ये बेसिक क्वेश्चन ठीक हो जाए, नेक्स्ट टाइम आप लोगों से करवाऊंगा.
Any questions, G? Any concerns? No, sir. Anyone, G? कोई पूछना हो? Abdullah Mahmood, are you back in the class, बच्चे? Or are you still not there? ओके, सेक्शन ए। मेमुना करना है सेक्शन ए? आप लोगों ने कहा था कि सेक्शन ए भी ना छोड़िए। Sir, please study. जल्दी से पढ़ते हैं जी। बल्कि हाँ जी, हाँ जी। सर इसका जो ए पार्ट है उसमें सारी अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस बतानी। स्ट्रक्चरल वगैरह नो 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 नो, इट्स नॉट अबाउट। अच्छा, पहला वाला सॉरी, देखिए थे causes of unemployment and consider which is most likely to occur in a developing country। मार्क्स की में 3 रिक्वायर्ड है, एनी 3। आप चारों ही कर दो बेटे, ताकि 3 3 मार्क्स में डिवाइड करके आसानी से हो जाएगा, ठीक है? ये कल वाली क्लास में हो गया फिजा, आप देख लेना, मैंने अपलोड कर दी है। लेट्स सी जी, वेरी क्विकली सेक्शन ए। अच्छी अच्छी रीडिंग वाले बच्चे मुझे चाहिए। बुरहान, पहले 2 पैराग्राफ जल्दी से अच्छी तरह साफ आवाज में पढ़ दो। सर माइक खोल के वैसे? ऑफ कोर्स माइक खोल के, ताकि सब सुन सकें। ओके सर। Sir, two companies produce all of the world's passenger aircrafts with a seating capacity of over 150 passengers. The supply of these is about 1,600 aircrafts a year and is divided almost equally between the two competing companies who both benefit from extremely strong brand identity and customer loyalty. The aircraft is made in two versions: single aisle aircraft that can carry 200 passengers and double aisle aircraft that can carry 300 to 350 passengers. अभी तक की इंफॉर्मेशन में 2 कंपनीज का मॉडल बताया गया है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं। थिंक दुओपली, थिंक ओलिगोपली। मेमुना, पैराग्राफ 3 एंड 4 छोटे छोटे 2 हैं, आप पढ़ दें बेटे। In 2018, both companies took over other firms which produced a range of aircraft seating between 40 and 150 passengers. The owners of the other firms had difficulties in financing and developing their new aircraft. Recent competition in the aircraft manufacturing industry has aimed at improving fuel efficiency, developing longer non-stop flying ranges, and developing very large aircraft with a capacity of 500 passengers. The company has been successful in achieving the first two aims. गुड इनफ। 2 पैराग्राफ में क्या बोला कि इन दोनों कंपनीज ने छोटी कंपनीज को टेक ओवर करना शुरू कर दिया जो 40 से 150 पैसेंजर्स के प्लेन्स बनाते थे, ठीक है? क्योंकि उन फर्म्स को मुश्किल हो रही थी फाइनेंसिंग एंड डेवलपिंग देयर न्यू एयरक्राफ्ट, ठीक है? रीसेंट कंपटीशन जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बढ़ा है, उसकी वजह से वो फ्यूल एफिशिएंट एयरप्लेन्स की तरफ आ रहे हैं, नॉन स्टॉप फ्लाइंग रेंजेस करना चाह रहे हैं, ठीक है? 500 पैसेंजर्स का प्लेन बनाना चाह रहे हैं। तो पहले 2 एम्स, यानी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करना और लॉन्गर नॉन स्टॉप फ्लाइंग रेंजेस अचीव हो गए हैं। अलबत्ता कैपेसिटी ऑफ 500 पैसेंजर्स वाला अभी अचीव नहीं हुआ। 5 नेक्स्ट पैराग्राफ पे, द थर्ड एम। फाइक साहब नहीं है, नबिया आप पढ़ दो बेटे, 5th पैराग्राफ। The third aim of developing very large aircraft was intended to move large numbers of passengers between hub airports, where they would transfer to smaller aircraft for onwards transport to regional airports. While it has achieved increased passenger capacity, this development has not been a success for the airlines that bought these very large aircraft. The need for these was undermined by the success of the first two competitive developments. बहुत अच्छे। थर्ड एम क्या था कि वेरी लार्ज एयरक्राफ्ट बनाए जाएं जो हब एयरपोर्ट्स, मेजर एयरपोर्ट्स, हीथ्रो एंड लेट्स से जेएफके ऑफ न्यूयॉर्क, उनके बीच में फ्लाई करें, और छोटे ट्रांसफर्स के लिए स्मॉलर एयरक्राफ्ट यूज किए जाएं रीजनल एयरपोर्ट्स के बीच में। ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका पैसेंजर कैपेसिटी वाला, क्योंकि पहले 2 एम्स बड़े सक्सेसफुली हो गए थे, तो ये अंडरमाइन हो गया। वलीद, कैन यू रीड द लास्ट 2 पैराग्राफ्स बेटे? मेहर वलीद नहीं है क्लास में। फिजा काशिफ, लास्ट 2 पैराग्राफ्स बेटे। The nature of the aircraft manufacturing industry is that it involves significant fixed costs. The research and development cost of new aircraft
can rise up to $26 billion. Currently, the two companies are concerned that China, in its drive to increase the value of its exports, will enter the aircraft manufacturing industry in the next 10 to 15 years and And can add a new level of competition. शाबाश, good enough. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू रेड ब्यूटीफुली. मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई टीवी प्रेजेंटर्स को सुन रहा हूँ, बीबीसी के या थोड़े से अल जजीरा के. बहुत मजे का. वेरी गुड. कहानी क्या है जी? दो कंपनीज ओलिगोपोली मॉडल की बात कर रहा है, जो छोटी छोटी कंपनीज को खरीदती गई. 300 से 350 कैपेसिटी वाले एयरलाइनर्स बनाती थी, और उसके बाद उन्हें छोटी वाली को खरीद लिया. एम था फ्यूल एफिशिएंसी करेंगे, रेगुलर नॉन स्टॉप फ्लाइंग रेंजेस करेंगे, और फिर 500 कैपेसिटी वाला प्लेन बनाएंगे. थर्ड एम इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका. अब जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की नेचर है, उसमें बहुत बड़ा बैरियर है. सिग्निफिकेंट फिक्स्ड कॉस्ट है. $26 बिलियन चाहिए एक नए एयरक्राफ्ट की डिजाइन के ऊपर. फिर जी, अब इन दो कंपनीज जो डुओपली मॉडल हैं परेशान हो रही हैं कि चाइना मार्केट में एंटर हो रहा है. अगले 10 से 15 साल में नया कंपटीशन बहुत आने वाला है. तो कॉन्फिडेंस के साथ सोचना, क्या इंफॉर्मेशन आर्टिकल में है वहीं से मिलेगी, या इकोनॉमिक्स भी है, पार्शली फ्रॉम द डेटा है, या जनरल है. यूज द इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द मार्केट स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट्स इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग. मैंने 2-3 बार खुद बता दिया है. साकिब, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर लग रहा है बेटे? मैंने 2-3 बार बोला है मेरा बेटा. परफेक्ट कंपटीशन. साकिब मार खाओगे, मैंने कम से कम 3 बार बोला है. दो कंपनियां टोटल हैं, परफेक्ट कंपटीशन कैसे है? 26 बिलियन का एक प्लेन है, आप कह रहे हो सब गुड्स प्राइस टेकर्स हैं और बिल्कुल होमोजीनियस हैं. 200 सीटिंग का भी एयरक्राफ्ट है, 500 सीटिंग का भी एयरक्राफ्ट है. होमोजीनिटी कहाँ है? कैसी बात कर रहे हो मेरा बेटा? एनीवन एल्स जी? ओलिगोपोली, शाबाश. ओलिगोपोली है, और उसके अंदर डुओपोली मॉडल है. क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है? दो फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं. ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है ईच का, और साथ में मोनोपोलिस्टिक भी हैं, और साथ में छोटी छोटी एयरलाइंस को खरीदती जा रही हैं. तो ये है ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर विद अ डुओपोली मॉडल. मेजर कंट्रोल है, प्राइस मेकर्स हैं, इस तरह की बात आप कर सकते हो. सबको समझ आ गया? साकिब, दैट वाज अ वेरी बैड आंसर मेरे बेटा. क्लियर होगी बात अब? सोचे समझे बगैर नहीं, सोच समझ के. दो कंपनीज पे सारा मैं बार बार बताता रहा हूँ ओलिगोपोली मॉडल, ओलिगोपोली मॉडल, तो कम से कम सुनना चाहिए था. बी पार्ट जी. बल्कि चले मार्क्स स्कीम जल्दी जल्दी साथ साथ देखते जाते हैं, ताकि सेटिस्फैक्शन मिले आप लोगों को भी, और मुझे भी क्लियर हो कि क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. राइट जी. Oligopoly as the two firms dominate the whole market. 2 मार्क्स. परफेक्ट कंपटीशन पे तो उसने आपके खिलाफ हो जाना था शदीद किस्म का. राइट जी. सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन. Explain why two companies might be concerned about the potential entry of China into the aircraft manufacturing industry. कुछ भी डेटा में नहीं था. I'll give it to बच्चे हैं कौन कौन से. मोमिना. मोमिना, एक आप बताएं. 2 मार्क्स के लिए डेवलप करें क्यों ये परेशान है कि चाइना एंटर हो रहा है. यस, टेक योर टाइम. मोमिना बच्ची, आर यू देयर? या, is she there or not? Hello, Memuna, is she there or not? Sir, she's not there. Okay, okay, okay. मेमुना आप कर दो मेरा बेटा. 2 मार्क्स के लिए. हम्म. Sir, एक तो ये होगा कि with an entry of like a new firm, तो the एक existing फर्म, एक फर्म. चाइना की कंपनीज आ रही हैं. China की Two companies Chinese are companies the two companies are concerned that China is entering the market. तो एक कंपनी नहीं जी बेटे. sorry. तो sir, basically जो पहले से जो existing firms हैं उनके ऊपर एक pressure आ जाता है that they're gonna have to spend way much more money on market and research, जिसकी वजह से उनकी costs बढ़ सकती हैं. शाबाश, So वेरी that गुड. can be one रुक factor. जाओ रुक जाओ, और आपके 2 मार्क्स क्लियर हैं. बुरहान, दूसरी रीजन क्या वजह है, क्यों परेशान है वो? सर उनका मार्केट शेयर डाइल्यूट हो जाएगा. डाइल्यूट हो जाएगा, और मार्केट अब क्या बन जाएगी? कौन सा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? जब कंटेस्टेबिलिटी आ जाएगी. इसलिए इनका जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, वो नहीं कर पाएंगे. समझ आ गया बेटे? और भी रीजंस कर सकते हैं. चाइनीज फर्म्स आर नोन टू बी वेरी एफिशिएंट. भी इंटरडिपेंडेंट होती हैं. इंटरडिपेंडेंट होती हैं. अब चाइनीज फर्म्स आ जाएंगी तो वो आपस में कोल्यूड भी नहीं कर सकेंगे.
कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। सबको समझ आ गई बात बच्चों? कोई कंफ्यूजन? Let's quickly attach it to the mark scheme. Potential entry provides a contestable market as new entrants can undercut prices. Presence of new entrants will reduce demand for other suppliers, limit pricing ability of existing firms, and reduce profit. Could cause existing firms to spend increased cost on research and development by spending more on market research and development. मैमूना के 2 मार्क्स इसलिए मैंने कहा था, वहीं पे मुझे साफ हिट किए थे कि अच्छा आंसर है। फिर इसके बाद बुरहान ने भी अच्छी बात की थी और फिजा ने भी। कंटेस्टेबल मार्केट वाला हमेशा याद रखना, जब भी कंपटीशन बढ़ रहा है करंट फर्म्स की पावर खत्म हो जाती है टू अर्न एबनॉर्मल प्राइसेस, क्योंकि नई फर्म्स कम प्राइस पे बेचना शुरू हो जाती हैं। राइट बच्चों? नंबर सी, nature of the aircraft industry is that it involves significant fixed cost. Use an example from the information, explain the meaning of fixed cost. आसान तरीन क्वेश्चन है, किसी ने गलत नहीं करना। मैं किसको दूं, किसको दूं? लेट्स सी। Faik, are you in the class or you gone? सर इधर ही हूँ। आप पहले नहीं थे? अच्छा, अब्दुल्ला बाबर, आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला बाबर, व्हाट आर फिक्स्ड कॉस्ट? पहले तो एक मार्केट डिफाइन कर दो, फिर एग्जांपल सामने लिखा हुआ है वो बता दो। So fixed costs are those costs which do not change. उसके बाद यहाँ With पे the level of जो output, डाटा के अंदर with the level of output डाटा in के short अंदर run. जी सर जी, तो डाटा के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है दैट इज $26 billion. ये चीज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिर्फ 26 बिलियन खाली काम नहीं चलेगा, ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना? कॉस्ट का हमने बतानी है। 2 मार्क्स। अब बच्चे, काफी बच्चे गलत कर जाते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ सोचना है, नॉट फिक्स कॉस्ट। विद द एड ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन एन इंक्रीज इन एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स लेवल ऑफ आउटपुट एंड इट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट। लेट्स से अदन, कैन यू टेल मी व्हाट एवरेज फिक्स कॉस्ट ग्राफ लुक्स लाइक? फिर बाद में हम दूसरा पार्ट उसका आंसर करेंगे एक्सप्लेन करके। One of the most misunderstood topic is average fixed cost. Adan, can you tell me what the shape is या नहीं? Sorry, आप बता दें। Sir, it's a backward bending curve, like Yes, पहले जैसे कि तेजी से किसी से गिरता है। opportunity cost का बनता है तेजी से। हाँ बिल्कुल, पहले तेजी से गिरता है, आउटपुट पे डिवाइड जल्दी से हो रहा होता है और बाद में वो डिवीजन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। समझ आ गया सबको? मैं जल्दी से इसका ग्राफ आपको दिखा दूं। ये देखें, average total number of aircraft produced increases, the average fixed cost decreases because the same amount of fixed cost is being divided over larger number of aircraft. उसने लेबल कर दिया। up to 2 diagram marks for diagrams, axis except dollar या cost, जो भी लिखो। एवरेज फिक्स कॉस्ट को लेबल करें क्वांटिटी। ये पहले बहुत तेजी से क्यों गिर रहा है? जब ज्यादा एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वही फिक्स कॉस्ट थी, वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे डिवाइड होता जा रहा है। So, as total number of aircraft produced increases, average fixed cost falls quickly at first, and then it starts falling at a slow rate because fixed costs are being divided at a larger amount of aircraft या output आप लिख लें तब भी ठीक है। सबको समझ आ गई बच्चों? साकिब, अदन, clear on this now या नहीं? फिक्स्ड कॉस्ट कर्व स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब लेस, मैं आपको एग्जांपल देता होता हूँ। 10,000 रुपए के रूम रेंट पे पहला स्टूडेंट आया, मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 10,000 ओवर 1, 10,000। दूसरा स्टूडेंट आया सिर्फ सीधी 5,000 पे, 10,000 ओवर 2। तीसरा आया 3,333। इस तरह जब 100वां स्टूडेंट आया, सिर्फ 100 रुपए का फर्क पड़ा मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट पे, इसलिए बाद में वो डिमिनिशिंग रेट पे गिरता है। बच्चों क्लियर है? आई नीड टू नो। साकिब, अदन, क्लियर है? जी सर। ओके गुड, लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, नंबर 2 सी का, विद द एड ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन। हाँ विद, नहीं तो वही है, मैं रिपीट में कर रहा हूँ। एवरी फिक्स, हाँ डी पार्ट जी। डिस्कस वेदर इकोनॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन हाउ टू कंपनीज विल compete with each other when they dominate a market। ओलिगोपोली का सीन है जी। या तो फर्म्स compete करती हैं, ठीक है, जिसको हम नॉन कोल्यूसिव मॉडल ऑफ ओलिगोपोली बोलते हैं। उसमें वो प्राइस वॉर, बुरहान थोड़ा सा बताना चाहोगे ताकि मैं बच्चों को सारों को समझाऊं आपके थ्रू? जी सर। क्या? ये क्वेश्चन लास्ट का,
कि कैसे compete करती हैं दो कंपनीज जो मार्केट को डोमिनेट कर रही हो। बॉलीगोपली मॉडल में आप पहले बता दो, नॉन क्लूसिव में कैसे सर, करती हैं। यस। दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं, एक जी। क्लूसिव हम्म। और एक नॉन क्लूसिव। शाबाश। क्लूसिव बिहेवियर में आपके पास दो तरह के आगे मॉडल्स हैं। एक हम्म। आपके कार्टेल्स होते हैं और हम्म। एक प्राइस लीडरशिप होती है। शाबाश। प्राइस लीडरशिप जो होती है वो एक इनफॉर्मल होता है, एग्रीमेंट होता है, वेरी और गुड। कार्टेल्स जो है वो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसमें एक डोमिनेंट फर्म प्राइस सेट कर देती है और बाकी फर्म्स फॉलो करती हैं उस प्राइस को। ठीक है। और एक नॉन क्लूसिव मॉडल होता है जिसमें किंग डिमांड कर्व थ्योरी होती है जो एक्सप्लेन करती है कि वाई प्राइसेस आर रिजिड इन ओलिगोपोली मार्केट। हाँ। और दूसरा मॉडल उसमें होता है वो गेम थ्योरी एंड प्रिजनर्स डिलेमा। अनफॉर्चुनेटली बुरहान, मैंने इसका पहली दफा जब देखा था मैंने यही आंसर सोचा था, बट इसने बहुत ही बेसिक आंसर किया हुआ है मार्क्स स्कीम में। वो क्या कह रहा है जी, नॉन प्राइस कंपटीशन एंड प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन करेंगे नॉन क्लूसिव मॉडल्स में, प्राइस कंपटीशन, प्राइसेस कम करेंगे अपनी एयरक्राफ्ट्स की ताकि ज़्यादा सेलर्स ले सकें, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे, प्रमोशन ज़्यादा करेंगे, मर्जर्स एंड टेक ओवर्स करेंगे अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। ये चीज़ें उसने बताई हुई हैं। क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, डिस्टेंसेस से फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह लाएंगे, और दूसरे के अंदर आपस में हिडन एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं प्राइस लीडरशिप के ऊपर, कार्टेल टाइप के, और उसमें इंटरडिपेंडेंसी करके। तो इसने बड़ा अजीब सा आंसर दिया हुआ, सो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी। योर आंसर वाज रियली गुड। अनफॉर्चुनेटली दिस इज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन कैम्ब्रिज। सो future competition possible through brief discussion of competitive strategy, price competition, price wars, king demand curve, game theory approach। अच्छा दिया हुआ है, मैंने क्यों नहीं देखा था ये। सही है। नॉन प्राइस कंपटीशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, मार्केटिंग, आंसर बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव, सेल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फाइंग, अप टू 4 मार्क्स पर आर्ग्यूमेंट। मसलन हम प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं जी। Firms will compete on price, reduce the price of their aircrafts in order to fetch more sales and get bigger market share. This can be done through, reducing costs through more research and development, etc. 4 मार्क्स इसके दे रहा है। किंग डिमांड कर्व गेम थ्योरी जैसे बुरहान ने बताया पूरा एक्सप्लेन करता है उसको। नॉन प्राइस कंपटीशन, इनोवेशन लाएं, चॉइस बढ़ाएं अपने प्लेन्स की, जैसे वो 300 से 500 वगैरह पे जा रहे हैं, मार्केटिंग करें, प्रमोशन करें, दूसरे ऑब्जेक्टिव को दफा करें। सिंपली आपके दो आर्ग्यूमेंट्स पे 7 है। कंक्लूजन, आइदर दे कैन कोल्यूड आपस में, अंडर हैंड एग्रीमेंट्स करते हैं प्राइसेस के ऊपर एंड आउटपुट के ऊपर, या फिर दे कैन compete एज प्राइस वॉर्स एंड नॉन प्राइस मेथड्स। बच्चों समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? Yes. बेटे कभी भी ना गिव अप ना कीजिएगा। इकोनॉमिक थ्योरी वही है जो आपको अच्छी तरह पता है। कंपीट कैसे करती हैं फर्म्स, ओलिगोपोली मॉडल क्लियर नहीं भी था तो आप ये तो बता सकते हैं ना, प्राइसेस कम कर सकती हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा सकते हैं। उनके ऊपर ही वो 4 4 मार्क्स देने को तैयार हो रहा है आपको। एवरीबडी क्लियर? डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन करते जाइएगा। राइट बच्चों, सो दैट्स इट एंड वी गोना कॉल इट अ नाइट। इट्स ऑलरेडी अ नाइट, ठीक है। एंड थोड़ी सी आज वो ताक रात है, अगला आधा पौना घंटा इफ यू गाइस वांट टू कुछ थोड़ी सी इबादत भी कर लो। एंड दैट इज इट जी। लेट्स, अल्लाह हाफिज जी। दैट्स इट, आई एम गोना सेव माय क्लास